Hi guys, welcome to the Civil Panthers. So this is Saurabh Sharma. Today we will continue our geography preparation series on geomorphology. So today we will start with impact of rotation and revolution on Earth. रोटेशन और रिवोल्यूशन का अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन इम्पैक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. रोटेशन और रिवोल्यूशन जो होते हैं वो साइड बाय साइड हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ पर प्रभाव डालते हैं. तो सबसे पहले तो रोटेशन होता क्या है. अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है ऑन इट्स चारों तरफ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. उसे हम रोटेशन कहते हैं. अर्थ का ये राउंड 24 आवर्स में पूरा होता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं. इसे हम रोटेशन कहते हैं. तो रोटेशन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. नाउ रोटेशन हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट on various atmospheric phenomena and day-to-day life of the earth. रोटेशन जो होता है वो हमारे पृथ्वी के वातावरण, पर्यावरण सब पर प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं. सनलाइट्स, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट एक्सेट्रा. तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. आई हैव टोल्ड अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट से में मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ द डे एंड नाइट अकर्स. रोटेशन की वजह से ही पृथ्वी पर दिन और रात संभव होते हैं. जो पार्ट सन रेज को फेस करता है वहाँ दिन होता है, एंड द अपोजिट पार्ट एक्सपीरियंसेस नाइट. और दूसरे पार्ट में रात मिलती है, दूसरे पार्ट में हमें रात मिलती है. द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग सन एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग इट्स टाइम एज पर द रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड द अपोजिट पार्ट एक्सपीरियंसेस नाइट फॉर द सेम टर्म. तो दिन और रात, रोटेशन की वजह से जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं. 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात. ठीक है. एज पर रोटेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम. रोटेशन की वजह से दूसरा प्रभाव पड़ता है वो ये है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं. सपोज़ इंडिया और इंग्लैंड का टाइम सेम नहीं है, या फिर आप इंडिया में ही लगा लीजिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश डजंट एक्सपीरियंस द सेम टाइम. दे हैव डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्स 2 आवर्स. लगभग 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है उनमें. सो इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन के बारे में हम इससे आगे बात करते हैं अब. तो इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन का एक अलग प्रभाव पड़ता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से आते हैं. कोरियोलिस फोर्स प्लीज़ नोट कर लीजिए. सो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेनोमेना एंड ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ. फेरेल्स लॉ के नाम से भी हम कोरियोलिस फोर्स को जानते हैं. तो फेरेल्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ एनी मूविंग फ्लूइड टर्न्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टर्न्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके. फेरेल्स लॉ की वजह से क्या होता है, जब अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो राइटवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और जो साउथ और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं. ओके. और जिस फोर्स की वजह से ये राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड मूवमेंट नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स में हो रही है, उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं. तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैं यहाँ थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा. लाइक यहाँ पे ये सरफेस आप देख रहे हैं, सरफेस ओशनिक वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है. तो कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी. कोरियोलिस फोर्स इस पानी की लहरों को थोड़ा सा ऊपर उठा देती है, लेवल ऑफ वाटर को थोड़ा सा उठा देती है. ओके. तो ये डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से. सो कोरियोलिस फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कॉजेज डिफ्लेक्शन इन मूविंग फ्लूइड्स. ओके. It plays very important role in various atmospheric phenomena like ocean currents. ओशन करंट्स जिसे हम टाइड्स भी कहते हैं, उनके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कोरियोलिस फोर्स का. उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे. सो टाइड्स के बारे में हम बात करते हैं. इट इज़ नोन टू बी ए फेनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एज वेल एज मून अलॉन्ग विद द कोरियोलिस फोर्सेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स बनते हैं. टाइड्स, समंदर में टाइड्स आते हैं, ये आप सबने सुना होगा.
लेकिन इसमें कोरिलेटिव फोर्सेस का क्या रोल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया, ये जो एग्जांपल दिया था कि सपोज पानी ओशनिक वाटर बह रहा है, एक सरफेस पे बह रहा है, और कोरिलेटिव फोर्सेस इसे थोड़ा सा उठा देते हैं, लेवल ऑफ वाटर को थोड़ा सा उठा देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सन एंड मून क्या करते हैं, जब वो एक्ट करते हैं तो वो पानी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हैं। अब वे नीचे वाले पानी पर रिएक्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाले पानी पर रिएक्ट करते हैं। ये जो पानी थोड़ा का लेवल थोड़ा सा उठा दिया है उस पर रिएक्ट करते हैं, और इसकी वजह से टाइड ऐसे एकदम सीधी हो जाती है, जैसे बह रही है उससे एकदम सीधी हो जाती है ऐसे। सो इट विल इम्पैक्ट द टाइड। ये बन गई हमारी टाइड। ओके, सो द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ ओशंस वाटर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून सन एंड सन्स ग्रेविटी एंड अर्थ रोटेशन आर नोन एज टाइड्स। ओके, तो इससे आगे हम इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन होता है कि एक सेलेस्टियल बॉडी जो है वो एक सेंटर के अराउंड मूव करती है, कंटिन्यूसली मूव करती है, एक सर्कुलर साइक्लिक पाथ पे मूव करती है विद अ यूनिफॉर्म साइकिल पाथ। सो रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन इज अ मूवमेंट ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडी अराउंड अ सेंटर। अभी मैंने बताया हेयर अर्थ एज ए सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पे क्या है, जो सन है वो हमारा सेंटर है, और अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारी, वो एज ए सेलेस्टियल बॉडी सन के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये एक सर्कुलर पाथ पे नहीं, एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, लाइक दिस आई हैव शोन इन द फिगर। सो रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट्स ऑन द सीजन्स ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, हमारे जो पृथ्वी पर सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। सीजन्स चेंज होते हैं, नए सीजन्स बनते हैं, और सीजन्स में थोड़ी डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी मैंने बताया द अर्थ मूव्स ऑन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कीप्स चेंजिंग। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। कभी थोड़ा नज़दीक हो जाती है, कभी काफ़ी दूर हो जाती है। सो व्हेन क्लोज टू द सन इट्स पीरियड इज नोन एज प्रीहेलियन। जब ये नज़दीक है सूर्य के, तब ये पीरियड जो होता है इसका, अर्थ का, वो प्रीहेलियन के नाम से जाना जाता है। तो प्रीहेलियन पीरियड कब होता है। प्रीहेलियन पीरियड तो जब इंडिया में समर पीरियड चल रहा होता है, गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं, तब उस दौरान अर्थ का एपहेलियन प्रीहेलियन पीरियड चल रहा होता है। और व्हेन इट इज़ फार फ्रॉम द सन इट इज़ कॉल्ड एज एपहेलियन। और जब अर्थ दूर हो जाती है, इसका एपहेलियन पीरियड चल रहा होता है। इट इज़ ड्यूरिंग विंटर पीरियड इन इंडिया। एपहेलियन पीरियड कब होता है, जब इंडिया में विंटर्स चल रहे होते हैं, मीन्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी एक्सेट्रा। इट इज़ ड्यूरिंग एपहेलियन पीरियड इन इंडिया, apparent period of the earth when it is winters in India. When distance between sun and earth is average position it is called equinox. जब सन और अर्थ की दूरी जो होती है बराबर एक मिडिल पोजीशन पर होती है, एक मध्यस्था स्थिति में होती है, उसे पोजीशन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। नोट कर लीजिए, इक्विनॉक्स। ओके, अब ये इक्विनॉक्स पोजीशन पर कब होते हैं। इक्विनॉक्स हैपन्स ट्वाइस इन अ ईयर। इक्विनॉक्स पोजीशन साल में 2 बार बनती है सूर्य और पृथ्वी की, फर्स्ट इन मार्च सीजन एंड सेकंड इन सितंबर सीजन। इन दोनों सीजन्स में मौसम जो होता है थोड़ा मॉडरेट होता है, और जो पृथ्वी की पोजीशन होती है सूर्य के रिस्पेक्ट में, वो थोड़ी मध्य स्थिति होती है, मतलब ना तो प्री हेलियन पीरियड चल रहा होता है, ना ही एप हेलियन पीरियड चल रहा होता है। दैट इज पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। ओके, तो आगे हम लॉन्गर डेज एंड सीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गर डेज एंड सीजन्स। व्हेन सन इज वर्टिकली अबव पर्टिकुलर हेमिस्फेयर दैट एक्सपीरियंसेस समर एंड लॉन्गर डेज। जब अर्थ के दो मेन हेमिस्फेयर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, उनमें से एक हेमिस्फेयर जब अर्थ रेज को डायरेक्टली फेस करता है, तो वहाँ पर हम समर और लॉन्गर डेज दोनों का एक्सपीरियंस करते हैं। गर्मियाँ भी लगती हैं और दिन भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, मीन्स फ्रॉम 12 आवर्स टू 14 आवर्स, एंड नाइट reduces फ्रॉम 12 to 10 आवर्स। ओके,
एंड द अपोजिट हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंसेस विंटर एंड शॉर्टर डेज। और जो दूसरा हेमिस्फीयर होता है वो विंटर्स एक्सपीरियंस करता है और वहाँ दिन भी छोटे हो जाते हैं। एज रेस्पेक्ट आई हैव गिवन द आइडिया। व्हेन सन इज़ वर्टिकली अबव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो सूर्य जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वर्टिकली ऊपर होता है तो समर पीरियड, उस दौरान समर पीरियड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड प्रोड्यूसेस लॉन्गर डेज इन नॉर्थ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे हो जाते हैं और गर्मियाँ पड़ रही होती हैं। व्हेन सन इज वर्टिकली अबव द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन दिस पीरियड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसिस सन एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे। इस पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है डायरेक्टली सन को फेस कर रहा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर दूसरी तरफ होता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ पड़ रही होती हैं। सो एज a result नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव द समर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर विल हैव द विंटर। मैंने अभी आइडिया दिया, एक्सप्लेन किया आपको। सो द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 21 जून एंड लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 22 दिसंबर। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे हमें मिलता है। सो इक्वल डेज के कंसेप्ट में हम आते हैं। व्हेन सन रेज आर ओवर द इक्वेटर, जब सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं, मतलब साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बराबर रूप से पड़ रही हैं, बराबर रेशियो में पड़ रही हैं, देन बोथ हेमिस्फीयर्स इक्वली फेसेस द सन एंड बोथ हैव द इक्वल डेज। दोनों हेमिस्फीयर्स में इक्वली सन की रेज जाती हैं और दोनों ही हेमिस्फीयर्स इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। दोनों हेमिस्फीयर्स में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। द डे एंड नाइट विल बी इक्वल, टेम्परेचर मॉडरेट, अगेन इट इज़ इक्विनॉक्स पोजीशन। ये जो होता है दिन और रात का बराबर होना, ये भी लगभग इक्विनॉक्स पोजीशन के आसपास ही होता है। ओके, इट अकर्स ड्यूरिंग इक्विनॉक्स 22 मार्च एंड 23 सितंबर। तो 22 मार्च और 23 सितंबर के आसपास जो होता है वो इक्विनॉक्स पोजीशन, दोबारा इक्विनॉक्स पोजीशन बनती है, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो इन्हीं दिनों में हमें इक्वल डेज मिलते। तो ये 22 मार्च और 23 सितंबर का के जो डेट्स हैं, ये दोनों हेमिस्फीयर्स में इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स की डेट्स हैं। ओके, इन डेट्स पर दोनों हेमिस्फीयर में डेज और नाइट्स दोनों ही इक्वल मिलते हैं हमें। सो इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज बिलो द सन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ पड़ रही हैं, समर चल रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो होती है वो सन की वर्टिकल रेज के नीचे होती है, सन की वर्टिकल रेज के नीचे होती है, जिसकी वजह से एंटायर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द समर। एंड ड्यूरिंग समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज बिलो द सन। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ पड़ रही होती हैं तो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है, वो सन की वर्टिकल रेज के नीचे होती हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में उदाहरण गर्मियाँ पड़ रही हैं, एंटायर साउदर्न हेमिस्फीयर विल फेस द सन रेज डायरेक्टली एंड एक्सपीरियंसेस समर। सो ये जो फेनोमेना होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, इसे हम पैरेललिज्म के नाम से जानते हैं। पैरेललिज्म नोट कर लीजिए प्लीज़। So because of revolution of time length of day and night varies its position around sun while the axis of rotation remains fixed। अभी हमने रोटेशन के बारे में पहले बात की थी। तो रोटेशन जो होता है अर्थ का, वो हमेशा फिक्स रहता है 24 आवर्स के लिए, लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से थोड़ा डे और नाइट की लेंथ में डिफरेंस आ जाता है। रोटेशन की वजह से जो दिन और रात बनते हैं वो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 आवर्स फॉर अ डे फिक्स होता है। लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, मे बी सम 1 आवर और 2 आवर एक्सेट्रा फॉर डे एंड नाइट। ओके, दिन और रात में थोड़ा 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम टाइम ऑन द अर्थ के बारे में बात करेंगे। इट गोज़ टू बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। तो लॉन्गिट्यूड्स की वजह से ही धरती पर टाइम डिसाइड किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर हमें 3 तरह का टाइम मिलता है, 3 तरह का टाइम हम कंसीडर करके चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है? द टाइम एक्सपीरियंस बाय द प्लेस
बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन्स रे। सूर्य की किरणों के रेस्पेक्ट में जो एक स्थान जो टाइम एक्सपीरियंस करता है उसे हम उस जगह के लिए लोकल टाइम मान लेते हैं, लोकल टाइम डिसाइड कर देते हैं उस जगह का। ओके, सो सेकंड इज इंटरनेशनल टाइम। इंटरनेशनल टाइम क्या होता है? इंटरनेशनल टाइम जो होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो प्लेस है उसकी वजह से डिटरमाइन किया जाता है। द टाइम एक्सपीरियंस बाय द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज पर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ। अर्थ की पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम है उसे हम इंटरनेशनल टाइम मानकर चलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड GMT लंदन, नोट कर लीजिए प्लीज़। एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? एवरी कंट्री कवर्स सम लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस इन इट्स एरिया। हर कंट्री जो होता है वो कुछ लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है, मे बी देयर 10 to 20 लॉन्गिट्यूड्स। सो दे सिलेक्टेड वन लॉन्गिट्यूड एंड इट्स टाइम डिफ़ॉल्ट फॉर द कंट्री। सो वो एक मिडिल लॉन्गिट्यूड, एक एवरेज लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करते हैं जो कि कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, डिफ़ॉल्ट टाइम हो जाता है उस कंट्री के लिए। में इंडिया के लिए डिफ़ॉल्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पर सेलेक्ट किया गया है। इट इज़ लाइज नियर इलाहाबाद। ओके, इफ़ ए कंट्री हैज़ वास्ट एरिया समटाइम्स दे सिलेक्टेड 2 लॉन्गिट्यूड्स ऑल्सो। अगर किसी कंट्री में अगर किसी कंट्री का एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कई बार वो 2 लॉन्गिट्यूड्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक दैट डिग्री ईस्ट एंड दैट डिग्री वेस्ट। सो जो 2 लॉन्गिट्यूड्स को सिलेक्ट करते हैं उन्हें हम चाउज कहते हैं। इट विल बी कॉल्ड एज चाउज। यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए प्लीज़। सो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द अर्थ। तो पूरी अर्थ पे हमने 360 लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया हुआ है, 360 लॉन्गिट्यूड्स बनाए हुए हैं। ओके, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हम अर्थ पर टाइम कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ईच 1 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू 360 लॉन्गिट्यूड्स, सो इट विल बी रिएक्ट एज 360 डिग्री सर्कुलर स्केल। 360 डिग्री के सर्कुलर स्केल की तरह बिहेव करता है ये। सो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने दी हुई है। 24 आवर्स क्रॉस 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1440 मिनट्स। सो 24 घंटे और 60 मिनट को 24 घंटे में जो होते हैं हमारे पास पर घंटे 60 मिनट्स होते हैं, और 24 आवर्स से अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1440 मिनट्स आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को पर लॉन्गिट्यूड 4 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। इट इज़ 1440 मिनट्स। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में कितना टाइम लगता है? इट्स 4 मिनट्स। सनरेज को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में सिर्फ 4 मिनट्स लगते हैं। एंड देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, तो वो 1440 मिनट्स में सारे लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर लेता है। 1 डे पूरा हो जाता है पूरा। सो अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो मूविंग ईस्टवर्ड एट द टाइम एंड मूविंग वेस्टवर्ड सब्ट्रैक्ट द टाइम फ्रॉम योर लोकल पोजीशन। तो अगर आप अपनी लोकल पोजीशन से ईस्टवर्ड कंट्रीज़ के लिए मूव कर रहे हैं, फॉर जापान एंड बांग्लादेश एक्सेट्रा, तो आप अपनी लोकल पोजीशन में से टाइम को रिड्यूस करते हुए बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर ईस्टवर्ड कंट्रीज़ के लिए मूव कर रहे हैं तो आप अपनी लोकल पोजीशन में टाइम को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर आप वेस्टवर्ड कंट्रीज़ के लिए मूव कर रहे हैं तो आप अपनी लोकल पोजीशन पर जो टाइम है उसमें से टाइम रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे, टाइम घटाते हुए चले जाएंगे। ओके, सो इंडिया हैज़ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मैंने अभी बताया, इज सिलेक्टेड फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इट इज़ 5 आवर्स 30 मीटर अहेड ऑफ इंटरनेशनल लाइन। आप इस 5 आवर्स 30 मिनट्स को ऊपर दी हुई कैलकुलेशन से में पुट करके देख सकते हैं। हमारे पास 82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाएगा जो हमने सेट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, टाइम ऑन अर्थ, इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बाद अब हम सिस्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स, भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है, वैज्ञानिक स्टडी होती है, उसे हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो भूकंप, अर्थक्वेक क्या होता है?
passing of vibration waves from the earth crust makes earthquake. The vibration waves produced due to international disturbances of the earth. जो वाइब्रेशन वेव्स होती हैं वो अर्थ की इंटरनेशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं. अर्थ की इंटरनेशनल डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं? लाइक एक्सप्लोजन ऑफ लावा एक्सेट्रा फॉर द एग्जांपल. सो पॉइंट ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फोकस एंड अनदर पॉइंट क्लोज टू द फोकस इज नोन एज एपिसेंटर. सो जहाँ से वाइब्रेशन निकलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, और इस फोकस के एडजेसेंट जो नियर बाय जो दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करते हैं उसे हम एपिसेंटर कहते हैं. ये हम कैलकुलेशंस इन वेव्स की कैलकुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं. सो फ्रॉम द फोकस एंड एपिसेंटर द एनर्जी रिलीजेज इन फॉर्म ऑफ वेव्स. फोकस और एपिसेंटर से जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है. सो फॉर द अर्थक्वेक वेव्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स. 3 तरह की तरंगे होती हैं. पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स. पी, एस एंड एल नोट कर लीजिए प्लीज़. तो पहले तो पी और एस वेव्स के बारे में बात करेंगे. पी और एस वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के डीपर इनसाइड जाती हैं, बहुत डीपली जाती हैं. पी एंड एस वेव्स मूव्स डीपर इनसाइड द अर्थ एंड एल वेव मूव्स ऑन द अर्थ सरफेस. एल वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ अर्थ सरफेस पर ही रहती हैं, वो डीपर नहीं जाती. सो पी वेव्स के बारे में बात करेंगे. पी वेव इट इज़ द फास्टेस्ट वेव्स. पी वेव्स जो होती हैं वो सबसे तेज़ वेव्स होती हैं, सबसे तेज़ तरंगें होती हैं. दे कैन पास थ्रू ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में से पास हो जाती हैं. ट्रेवल्स लाइक अप डाउन एंड टू एंड फ्रो प्रोपेगेशन लाइक साउंड वेव्स. साउंड वेव्स आपने देखी होंगी, फिजिक्स में पढ़ा होगा. तो साउंड वेव्स की तरह ही पी वेव्स ही प्रोपेगेट करती हैं और टू एंड फ्रो पोजीशन में टू एंड फ्रो पोजीशन प्रोपेगेट करती हुई अर्थ के डीपर इनसाइड तक जाती हैं. ओके. तो पी वेव्स के बाद हम एस वेव्स के बारे में बात करेंगे. एस वेव्स इट इज़ द सेकंड फास्टेस्ट वेव्स एंड अप्रॉक्स 1.7 टाइम्स स्लोअर देन द पी वेव्स. पी वेव से करीब 1.7 गुना स्लो होती हैं, इसलिए दूसरी फास्टेस्ट वेव होती है. देर आर ओनली 3 वेव्स, पी एंड एस एंड एल. सो एस वेव जो होती हैं दे कैन पास थ्रू सॉलिड मीडियम ओनली. एस वेव जो होती हैं वो केवल सॉलिड मीडियम्स में से ही पास हो सकती हैं, लिक्विड मीडियम्स, गैस मीडियम्स में से पास नहीं हो सकती. दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन लाइक करंट वेव्स. ये एस वेव्स का जो प्रोपेगेशन होता है वो बिल्कुल करंट वेव्स की तरह होता है, वो एकदम अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करती हैं. ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज़. सो थर्ड नंबर पे आती हैं एल वेव्स. एल वेव्स जो होती हैं इट इज़ द स्लोएस्ट वेव्स ऑन द अर्थ. एल वेव्स जो होती हैं वो सबसे स्लोएस्ट वेव होती हैं, बट दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एस बोथ वेव्स. पी और एस दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं और दे ट्रेवल्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी होगी ग्राफ में. तो एल वेव्स आर मोस्ट destructive wave as they remains only on the surface of earth. एल वेव्स जो होती हैं वो पहली बात तो सबसे ये सरफेस पर रहती हैं, अर्थ सरफेस पर रहती हैं, डीपर इनसाइड नहीं जाती. दूसरी बात सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स यही होती हैं. जो भी डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक की वजह से वो एल वेव्स की वजह से ही होता है. ठीक है. सो स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में हम बात करेंगे. सो स्पीड ऑफ वेव्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. फर्स्ट 100 किलोमीटर जो कि लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है बिलो द अर्थ सरफेस. पी एंड एस बोथ विल एक्सपीरियंस इंक्रीमेंटेड स्पीड. पी और एस वेव्स दोनों की ही गति में बढ़ोतरी होती है. वेलोसिटी दे एक्सपीरियंसेस इंक्रीमेंट इन देयर वेलोसिटी. उसके बाद 100 to 200 किलोमीटर की जो दूसरी लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर जिसे हम कहते हैं. पी एंड एस वेव्स बोथ विल एक्सपीरियंस रिडक्शन इन द स्पीड. 100 से 200 किलोमीटर की इस लेयर में अर्थ में रिडक्शन पाया जाता है. ये दोनों ही वेव्स काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर वेलोसिटी. इसी लेयर में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसी लेयर में मैग्मा फॉर्मेशंस होती हैं, रॉक्स मेल्टिंग वगैरह होती है. ठीक है. सो थर्ड लेयर पे हम आते हैं. 200 से 29 किलोमीटर 200 to 2900 किलोमीटर्स. P and S waves both will experience increment in speed and attain a speed.
P और S वेव्स जो होती हैं इस लेयर में अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लेती हैं 200 से 29 किलोमीटर की स्पीड के इस थर्ड लेयर में। और 2900 किलोमीटर के बाद जो मेसोस्फेयर आती है, P waves will reduction in a speed and S waves will not go further। मेसोस्फेयर से आगे S waves नहीं जाती, सिर्फ P wave जाती है, लेकिन ये भी अपनी स्पीड में थोड़ा रिडक्शन एक्सपीरियंस करती है। इसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। एट 5100 किलोमीटर जो बैरोस्फीयर आती है, P वेव्स को अगेन इंक्रीमेंट मिलता है। P वेव्स की जो स्पीड में अगर फिर से इंक्रीमेंट आ जाता है और ये डीपर इनसाइड जा पाती है, अर्थ के डीपर इनसाइड चली जाती है। सो नाउ मैप में हियर इज द मैप ऑफ वर्ल्ड, और हमने यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज दिखाए हुए हैं। सो दिस इज द रेड मार्क्स, very highest risk zone, very earth prone area, earthquake prone areas. So there are so many areas like near the Mexico, in Japan, and there are so many areas you can see in the map shown here. तो ये जो रेड मार्क्स वाले एरिया हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। इनमें बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। जापान मार्क किया हुआ है, जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, अक्सर न्यूज़ में सुना जाता है। ओके, सो अब हम इंडिया में जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो रेड कलर से जो मार्क्ड है वो वेरी हाई रिस्क जोन है। आप नॉर्थ ईस्ट देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़। So there are so many zones in Kashmir, near Uttarakhand, near Himachal Pradesh and Punjab, near Uttarakhand and near Bihar and near Gujarat. There are very high risk zone for the earthquake prone areas. सेकंड नंबर पे आता है हाई रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन जो है वो हमने थोड़ा ब्राउन कलर से मार्क किया हुआ है, इस कलर से। सो हाई रिस्क जोन क्या है, ये पूरा जो भी हिमालयन रीजन आता है हमारा अप टू दिल्ली, ये जो होता है इसे हमने हाई रिस्क जोन में मार्क किया हुआ है। दिल्ली इज़ ऑल्सो कम्स अंडर इट। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा मॉडरेट रिस्क जोन। मॉडरेट रिस्क जोन कौन सा है हमारा, ये हमारे कुछ राजस्थान के बॉर्डर एरियाज़ हैं, हमारे यूपी का एरिया है, नीचे एमपी अप टू ये मार्क किया हुआ है हमने, केरला तक मार्क किया हुआ है। इसे हम मॉडरेट रिस्क जोन में रहते हैं। लक्षद्वीप इज कवर्स अंडर मॉडरेट रिस्क जोन। अंडमान निकोबार इज कम अंडर वेरी हाई रिस्क जोन। ओके, सो लो रिस्क जोन के बारे में बात करेंगे। लो रिस्क जोन जो होता है वो ये देखिए पूरा राजस्थान यूपी का काफ़ी बड़ा एरिया लो रिस्क जोन में आता है। बहुत ही कम भूकंप की घटनाएं संभावित होती हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, ये जो होता है लो रिस्क जोन में आ जाता है ये हमारा सारा। ओके, सो गाइज यू हैव बेटर अंडरस्टैंड इन माय वीडियो। So friends, this is all for the today. Please keep watching and subscribe our channel for updating yourself on our lectures for prelims and all mains papers for your UPSC civil services preparation. So please go to the link given in the video, and thank you for watching our video. Good luck to all candidates.